हाय, दिस इज शालिनी। अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम साइकोलॉजी की अलग अलग थ्योरीज पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी के बारे में अच्छे से डिटेल्ड में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट हमने बात की थी अपने पावलोव के कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ये थ्योरी BF स्किनर ने दी थी। इसे इंग्लिश में इसका नाम है रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, या फिर स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि हम यहाँ बिहेवियरिज्म के थ्रू जो लर्निंग कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने पावलोव में सीखा था कि किस तरह से जब किसी को कोई स्टिमुलस दिया जाता है, उद्दीपक दिया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग वो लर्निंग करना सीख जाता है। यहाँ हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा हटके। BF स्किनर, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कबूतर और चूहे का प्रयोग किया था। पावलोव ने डॉग का यूज़ किया था और स्किनर ने कबूतर और चूहे का प्रयोग किया था। इनके एक्सपेरिमेंट को ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर क्रिया प्रसूत इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि इनके अकॉर्डिंग ये बताना चाह रहे थे कि जब कोई भी मानव हो या जानवर हो, वो जब इन्वायरमेंट में रह के अपनी ऐच्छिक क्रियाओं को, जो उसके दिमाग में चल रही है, जो वो करना चाहता है, ऐसी क्रियाओं को एक्टिव रहकर जब करने की कोशिश करता है हमारे इन्वायरमेंट में, तो उसे हम क्रिया प्रसूत करते हैं। यानी कि जहाँ पर पावलोव ने कहा था कि किसी को हमने स्टिमुलस दिया और तब कोई काम करने के लिए उसको मजबूर किया, उसने स्टिमुलस के रहते कोई काम किया, यहाँ पर ये बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं। इनका कहना है कि कोई किसी को अपने अकॉर्डिंगली फ्रीली कोई काम अपनी इच्छा से करने दो, अपनी इच्छा से वो कोई काम कर रहा है करने दो। जब वो काम अच्छा करे, एज अ रिज़ल्ट जब वो काम अच्छा करे तो उसे कुछ रिवॉर्ड दे दो, और अगर काम बुरा करता है, अच्छा नहीं करता है, तो उसे थोड़ी बहुत पनिशमेंट और रिवॉर्ड से मतलब यहाँ पर है कि उसे पुनर्बल यानी कि रीइंफोर्समेंट दिया जाए। वेरी गुड कहा जाता है, या फिर कहा था ना कि अगर अच्छा काम करने बोलते हैं वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा रहा, तो वो उस काम को की तारीफ सुनकर खुश होता है और आगे वो काम अच्छे से करने की कोशिश करता है। और अगर अच्छा नहीं तो हम उससे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कीप इट अप, प्रैक्टिस करो, अच्छे से हो जाएगा, थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया रिस्पॉन्स, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी उससे काम करने की, आगे बढ़ने की एक वो पैदा करता है कि नहीं, उसे अच्छे से करना है। कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है उसके लिए, लेकिन यही स्किनर ने कहा कि काम करने से पहले उसे लालच देकर या फिर उद्दीपक देकर, स्टिमुलस देकर काम ना कराया जाए। काम होने के बाद उसे काम के बाद में जो है रीइंफोर्स किया जाए, मतलब पुनर्बलन दिया जाए। जो स्टिमुलस पहले दे रहे थे वो स्टिमुलस बाद में रीइंफोर्समेंट की तरह दिया जाए, फीडबैक दिया जाए। तो बस स्किनर ने यही बताया, इसी को बोलते क्रिया प्रसूत, क्रिया करने के बाद दिया जाने वाला रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट। तो इन्होंने दो तरह का बिहेवियर बताया है कि दो तरह के बिहेवियर हमारे अंदर होते हैं, व्यक्ति करता है। एक होता है रेस्पोंडेंट बिहेवियर, जो किसी के थ्रू रिस्पॉन्ड करके होता है, जैसे कि पावलोव ने किया था। जैसे ही हम कोई स्टिमुलस देते हैं तो उस स्टिमुलस के थ्रू जब कोई रिस्पॉन्ड करता है, क्रिया करता है उसके रिस्पॉन्ड में, जैसे कि भोजन को देखकर लार आने लग जाना, तो जब हमें कोई चीज़ मिली तो हमने उसके अगेंस्ट कोई क्रिया करी। दूसरा होता है ऑपरेंट बिहेवियर, यानी कि बिना किसी काम के हम चीज़ें कर रहे हैं और बाद में हमको उसका रिवॉर्ड मिल जाए। जैसे हम फ्री बैठकर हाथ पैर हिलाते रहते हैं, तो या तो हाथ पैर हिलाते रहते हैं तो हमारे हाथ पैर मजबूत बन जाते हैं, या फिर हमारे हाथ पैर में चोट लग जाती है। तो क्रिया हम फ्रीली कर रहे हैं, लेकिन उसके रिस्पॉन्ड में उसके उलट हमें कुछ अगर मिलता है, वो बिना किसी उद्दीपन के होती है, बाद में हमें कुछ उसमें रीइंफोर्समेंट मिल जाता है, तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, ऑपरेंट बिहेवियर होता है। स्किनर ने ऑपरेंट बिहेवियर को ही सीखने का आधार माना है। इनके अकॉर्डिंग जब हम किसी को लालच देकर कोई चीज़ सिखाते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर या उससे ज़्यादा कई गुना अच्छी चीज़ होती है जब इंसान खुद सीखने की कोशिश करता है और उसके बदले में उसे कोई रीइंफोर्समेंट दिया जाए। इनके अनुसार उद्दीपन को पहले प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, यानी कि इनके अकॉर्डिंग कभी भी पहले हमें जो है आपका स्टिमुलस है वो प्रेजेंट नहीं करना चाहिए लर्निंग होने से पहले। पहले क्या करना है, एक जो लर्निंग करवा रहा है, एक्सपेरिमेंटर है, उसे क्या करना चाहिए, उसे सामने वाले लर्नर को या फिर इंडिविजुअल को, पर्सन को
अपने आप कोई ना कोई एक्टिविटी करते देना चाहिए। जब वो एक्टिविटी ठीक कर रहा है, अगर एक्टिविटी अच्छी हुई, ठीक हुई, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो। 2 तरह के रीइंफोर्समेंट होते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बता दूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। पॉजिटिव में क्या होता है, ये वो रीइंफोर्समेंट है जिसमें कि मतलब आपके काम करने की संभावना को बढ़ा देता है। जब आप मैं कोई काम कर रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से मैंने कोई काम किया, सपोज़ खाना बनाने का काम हो गया, मैं आराम से लंच डिनर कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ, बनने के बाद बिल्कुल मेरे माइंड में नहीं था कि मैं अच्छा मतलब रिवॉर्ड पाने के लिए ऐसा करूँ, या मुझे कहा गया था अच्छा बनाना तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी मर्ज़ी से खाना बनाया। खाना बनने के बाद में प्रेजेंट करते ही खाने वाले ने अगर तारीफ़ कर दी, या कोई गिफ्ट दे दिया, या पुरस्कार या सम्मान दिया, रिवॉर्ड दिया, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। अब मैं खाने को कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम भी और अच्छा बनाऊँ, ताकि मुझे हर बार ऐसा पुनर्बलन मिलता जाए। मे बी ये पुनर्बलन मेरे लिए अब उद्दीपक का काम करेगा। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि ऐसे नौकरियाँ, ऐसे रिस्पॉन्ड जो आपके काम को करने की संभावना को कम कर देता है, जैसे कि निंदा करना, बुराई करना। अब खाना मैंने बनाया और खाना खाते वक्त अगर सामने वाले ने बुराई कर दी कि अरे क्या बनाया है, इसमें टेस्ट नहीं है, या नमक नहीं है, या अच्छा नहीं बनाया है, तो अब मैं दोबारा उस पर्टिकुलरली चीज़ को बनाने की कोशिश नहीं करूँगी। जैसे मैंने कोई नई डिश ट्राई की, बनाई, और मुझे नहीं कहा गया था ऐसा कुछ बना, सरप्राइजली मैंने कुछ बनाया, खिलाया, और किसी ने उसकी बुराई कर दी, तो मैं दोबारा उस काम को नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे उससे नेगेटिविटी मिली और मेरे सीखने की या काम करने की संभावना वहाँ से कम हो गई। स्किनर ने क्या प्रयोग किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी बात करते हैं। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर और कबूतर पे किया था, यानी रैट और पिजन पे। स्किनर के प्रयोग के लिए स्किनर ने एक बॉक्स यूज़ किया था। उस बॉक्स को स्किनर बॉक्स के रूप में जाना जाता है। उसमें कुछ पहले से कुछ प्रायर सेटअप हो रखे थे, यानी कि लाउड स्पीकर लगा था, अंदर लाइट लगी थी, इलेक्ट्रिक ग्रिड लगा हुआ था, एक रिस्पॉन्स करने के लिए लीवर लगा था, और फूड डिस्पेंसर लगा हुआ था। उसमें क्या था, उसमें ऐसा वो बॉक्स था जिसमें बाहर से की आवाज़ अंदर नहीं जाती थी। बॉक्स की दीवार में एक लीवर लगा हुआ था। उस लीवर को प्रेस करने पे, जो मतलब ऑटोमेटिक था, उसको प्रेस करने पे रिकॉर्डिंग हो जाती थी कितनी बार लीवर को प्रेस किया गया, और उसके बाद सही लीवर प्रेस हो जाने पे खाना, भोजन जो है वो गोली के रूप में मतलब बाहर निकल आता था। तो ये प्रयोग पहले चूहे पे हुआ। तो उस स्किनर बॉक्स में एक सफ़ेद चूहे, भूखे चूहे को उस बॉक्स में बंद कर दिया गया। अब चूहा जो था वो पूरे टाइम बॉक्स में यहाँ वहाँ घूमता रहा, दौड़ता रहा, खाने की कोशिश, कुछ भूख, अब क्योंकि वो भूखा था तो उसने तार को काटने की कोशिश करी, कभी दांत से नोचने की कोशिश करी, करते करते सडनली उसका जो मतलब उससे लीवर प्रेस हो गया। लीवर प्रेस होते ही उसके सामने खाने, गोली के रूप में खाना प्रेजेंट हो गया। ऐसा 1-2 बार हुआ। अब जो था, जब ऐसा हुआ तो जब भूखे चूहे को उस बॉक्स में डाला जा रहा था, तो पहले के हिसाब से, पहले के मुकाबले वो कम समय ले रहा था अपने लीवर को प्रेस करके खाना लेने में। और धीरे धीरे एक समय ये आया जब जैसे ही भूखे चूहे को उस बॉक्स में डाला था वो तुरंत सीधे बिना टाइम वेस्ट किए जाता और लीवर को प्रेस करके खाना निकाल लेता। इससे ये क्लियर हो गया था कि जब उसने पहली बार भूख के मारे पूरे बॉक्स में वो यहाँ वहाँ उछल रहा था, दौड़ रहा था, भूखा था, तो जैसे ही उसको खाना मिल गया तो अब उसके अंदर एक लर्निंग हो गई ना कि हाँ मैं कोशिश करूँगा तो मुझे खाना मिल जाएगा। अब उसने दोबारा भी कोशिश करी और करते करते ये कोशिश इतनी अच्छी हो गई कि अब उसे पता था कि जैसे ही वो लीवर को प्रेस करेगा वो खाना मिल जाएगा। यानी कि हम धीरे धीरे बाद में मिलने वाले उस फीडबैक से, उस रीइंफोर्समेंट से उसकी लर्निंग स्ट्रांग होती गई। अब बात करते हैं कबूतर के एक्सपेरिमेंट के ऊपर। अगेन कबूतर को भी इसी स्किनर बॉक्स में रखा गया, क्योंकि स्किनर जो बॉक्स प्रिपेयर करते थे उसको उनके नाम से ही जाना जाता था, तो स्किनर बॉक्स में रखा गया। इसमें क्या था कि इसमें थोड़ा सा सेटअप चेंज था। इसमें एक दाहिनी तरफ एक छोटा सा निशान लगा हुआ था, बटन टाइप का। इसमें क्या था कि कबूतर को पूरी तरफ गोल गोल तरह का डिब्बा बना हुआ था। इसमें पूरी तरफ गोल तरफ चक्कर लगाने के बाद कबूतर को अपने तरफ दाहिनी तरफ एक बटन लगा था, उसको चोंच से प्रेस कर देना था, चोंच उस पर मारना था। अगर पर्टिकुलर चोंच पर कबूतर बार बार निशान मारेगा तो उसको थोड़ी देर बाद उसमें दाने के रूप में खाना जो है वो मिल जाता। जैसे ही वो उस निशान पर हिट करता वैसे ही थोड़ा सा खाना मिल जाता।
तो कई बार बहुत देर तक यहाँ वहाँ चक्कर लगाने के बाद, यहाँ वहाँ चोंच मारने के बाद अचानक से कबूतर की चोंच उस दाहिनी तरफ बटन पे लग गई और उसे दाने के रूप में खाना प्राप्त हो गया, अनाज मिल गया। इस तरह से कबूतर को पुनर्बलन प्राप्त हुआ, रीइंफोर्समेंट मिला, पॉजिटिव मेहनत करने का फल मिला। तो दाहिनी ओर चोंच मारी, दाना प्राप्त किया। ऐसा करते करते कई बार अब उसे पता था कि वो कहीं भी घूम खा के सीधे दाहिनी तरफ चोंच मारेगा, उसे खाना मिल जाएगा। तो ये था पॉजिटिव फीडबैक। अब इस दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या साबित हुआ, स्किनर ने बताया कि क्रियाओं पर जोर देते हैं। वो क्रिया करते करते हमें जब उसका रिवॉर्ड मिल जाता है या पनिशमेंट के रूप में उसके बदले हमें कुछ मिलता है, हम क्रिया किसी रिवॉर्ड मतलब किसी स्टिमुलस की लालच में नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत तो कंडीशनिंग हो जाती है। जिसने पहले पढ़ा कि जब हमें मिलेगा तो ही हम वो काम करें। जैसे कुत्ते को जब घंटी बज के खाना मिल रहा था तभी, जब नहीं बजता था तो नहीं। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑलरेडी फ्रीली यहाँ वह मतलब एक्टिविटीज़ कर ही रहा है, उसके बदले में उसे खाना मिल जा रहा है, तो ये उसका एक मनोबल बढ़ा दे रहा है। तो इसीलिए इसको क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। इस सिद्धांत में स्किनर ने दिखाया कि जैसे थॉर्नडाइक ने जो प्रेजेंट किया था, पहले स्टिमुलस फिर रिस्पॉन्स, लेकिन इन्होंने इसको बदल दिया, पहले रिस्पॉन्ड फिर स्टिमुलस कर दिया, क्योंकि जो बाद में रीइंफोर्समेंट मिल रहा है वो तो स्टिमुलस हो गया ना, अगली बार वो स्टिमुलस की तरह काम करेगा। तो रिस्पॉन्ड को स्टिमुलस में चेंज कर दिया। तो इस तरह से इसीलिए इस सिद्धांत में पहले अनुक्रिया हो जाती है, पहले वर्किंग होती है, एक्टिविटी होती है, बाद में उसको भोजन मिलता है, मतलब रिस्पॉन्स मिलता है। कैसा? पुनर्बलन या उद्दीपक के रूप में, स्टिमुलस या रीइंफोर्समेंट के रूप में। स्किनर का मानना है कि लगातार काम करते रहना, क्रिया करते रहने से, तो मतलब बच्चे को अब ये चीज़ कैसे एक्ट कर रही है, जब हम कभी भी बच्चे को अगर कोई क्रिया कर रहा है बच्चा, तो उसको तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए, तुरंत उसको रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। रीइंफोर्समेंट देने में देरी नहीं करनी चाहिए। अगर हम तुरंत देंगे तो उसके अंदर ये पढ़ने की, लर्निंग की तीव्रता बढ़ेगी। अगर हम उससे टाल देंगे, बाद में देंगे, देर से देंगे, तो उसमें तीव्रता में कमी आ जाएगी, उसकी इंटेंसिटी में कमी आएगी। जैसे कि अब बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, जैसे ही उसने फटाफट लर्निंग कर ली, हमने उसको फटाफट बुलाया और गिफ्ट दे दिया या फिर टॉफ़ी दे दी, तो मैंने बोला कि एक लाइन सुना दो, मैं तुम्हें एक टॉफ़ी दूंगी। एक लाइन सुनाते ही टॉफ़ी मिलने पर अब वो दूसरी लाइन और जल्दी लर्न करेगा ताकि उसे जल्दी टॉफ़ी मिले। या फिर मैं ये करूँगी, एक लाइन सुनाने पे एक लाइन सुना दी, अब मैं तुमको बाद में टॉफ़ी दूंगी, तुम दूसरी लाइन पे याद करो। तो अब बच्चे के अंदर वो उत्साह नहीं आएगा, वो तीव्रता नहीं आएगी, उसे पता है कि उसे अभी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हमें पुनर्बलन जल्दी देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए, ताकि उसके अंदर तीव्रता बनी रहे और लर्निंग होती रहे। इस प्रयोग से शिक्षा में क्या फ़ायदा, एजुकेशन में क्या एप्लीकेशन से क्या पॉजिटिविटी मिलती है? पहला कि सतत पुनर्बलन होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। लगातार हमें अच्छे काम पे उसको बोलते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक बार कह दिया, अब अगली बार वो कुछ भी कर रहा है तो हम उसे ध्यान नहीं दे रहे, नहीं, कॉन्टिन्यूसली हमें उसको रीइंफोर्स करते रहना चाहिए। वेरी गुड, और अच्छा किया, हर बार करना चाहिए, जिससे करने से उसके अंदर लगातार लर्निंग होती रहे, वो अच्छा रिस्पॉन्ड करता रहे और उसकी हैबिट में आ जाए। फिर ज़रूरी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको हमें पुनर्बलन देना चाहिए। जैसे कि ये काम हो गया, अब दे दो, फिर नेक्स्ट काम हो गया तो दे दिया। अब ये नहीं कि इसका सबका मिला जुला के हम आखिरी में देंगे, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम पीरियड सेट कर लो कि जैसे ही एक दिन में 24 घंटे के बाद एक काम चेक करने के बाद हम तुम्हें मार्क्स देंगे, या फिर 3 महीने की पढ़ाई करने के बाद टर्म वाले एग्जाम हो और हमने उसमें उसको मार्क्स दिए। तो इस तरह से पुनर्बलन की तरह काम करेगा। निश्चित अनुपात भी होना चाहिए, एक बिल्कुल सर्टेन रेशियो होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि क्योंकि बच्चा अच्छा है, उसने अच्छा काम टाइमली काम कर लिया, तो राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन काम कंप्लीट कर तुमने उसको एक्सीलेंट दे दिया। अब क्योंकि उसे वहाँ पर नाइस, बस इतनी रिक्वायरमेंट थी, फेयर की रिक्वायरमेंट थी, हमने उसको एक्सीलेंट दे दिया। अब वो जब बहुत अच्छा काम करेगा तो हम उसे क्या देंगे? या फिर हम फिर सबको रीइंफोर्समेंट देने के लिए हमें एक तुलना रखनी चाहिए कि हमें कितने पे कितना देना चाहिए। एवरेज वर्क पे एवरेज, गुड पे गुड, एक्सीलेंट पे एक्सीलेंट, ठीक है, अबव एवरेज पे अबव एवरेज। ये नहीं कि हर एक को हम सिर्फ खुश करके या पुनर्बलन देने के लिए हम सबको एक्सीलेंट दे चले जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। तभी वो अगला पाने के लिए कोशिश करेगा। फिर परिवर्तनशील मतलब पुनर्बलन होना चाहिए, यानी कि
आपका रीइंफोर्समेंट चेंज होता रहना चाहिए। हर बार वही एवरेज गुड, वही एवरेज गुड या फिर वेरी गुड बोलना नहीं। कभी हमने उसे गिफ्ट में पेंसिल दे दी, कभी चॉकलेट दे दी, या कभी पेंसिल बॉक्स दे दिया, या कभी हमने बिस्किट का पैकेट दे दिया। यानी कि जो आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हो वो चेंज होता रहना चाहिए। हर बार केवल मुंह से गुड बोल देने से कुछ नहीं है। कभी कभी गिफ्ट दे दिए, या हर बार एक जैसा गिफ्ट देना भी ठीक नहीं है। स्कोर देना ही केवल ठीक नहीं। अगर स्कोर देना केवल अगर अपने आप में पर्याप्त होता तो स्कूलों में प्राइजेस नहीं होते। प्राइजेस भी ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए अपना जो मतलब पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट है, उसको चेंज करते रहना चाहिए। इसके बाद आती है शेपिंग विधि, यानी कि शेपिंग करना। शेपिंग से मतलब है कि व्यक्ति के व्यवहार में, यानी कि किसी पर्सन के बिहेवियर में धीरे धीरे रीइंफोर्समेंट दे देकर किसी खास लक्ष्य की तरफ बढ़ाना। यानी कि कह सकते हैं सीरियल, इसको बोलते हैं सीरियली किसी काम की तरफ करना है, फिर सीरियल इंक्रीज करना। लाइक जैसे कि हमें किसी पर्टिकुलर एक गोल को प्राप्त करना है। सपोज कर लेते हैं हम बहुत बड़ी चीज़ लेके नहीं चलते हैं। हमने ये कह दिया कि हाँ हमें फाइनल में एग्ज़ाम लेके अच्छे नंबर लाने, तो फाइनल एग्ज़ाम में हम लाने के लिए हमने शुरुआत जैसे ही करी क्लास टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, उसे वहाँ पर रीइंफोर्स किया। फिर उसको वीकली टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया रीइंफोर्स करते करते। फिर उसको मंथली टेस्ट में अच्छा करवाया धीरे धीरे पुनर्बलन देने के बाद। अब उसके बाद उसको हमने जो है क्वार्टरली एग्ज़ाम में अच्छा कराया, फिर हाफ ईयरली तक अच्छा कराया, और बाद में इस तरह से हमने फाइनल के लिए उसको बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया। हर एग्ज़ाम और एफर्ट के बाद उसको हमने कोई पुनर्बलन दिया या रीइंफोर्समेंट दिया, जिससे कि वो आगे के बढ़ने के लिए और अच्छा अपने आप को प्रिपेयर करता रहा। अब जैसे किसी की ट्रेनिंग दी जाती है, तो पहले स्टार्टिंग में ट्रेनिंग जब शुरू होती है बिल्कुल लो लेवल से, हर बार ट्रेनिंग में अच्छे मार्क्स लाने के और उसे अच्छा अचीव करने के करते करते फाइनली वो ट्रेनिंग का अपग्रेडेड पार्ट अचीव कर लेता है, और तब वो अपने आप में एक कंप्लीट अचीवमेंट होती है। अब बता दूं कि एजुकेशन में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, शैक्षिक महत्व क्या है। इस सिद्धांत या इस प्रिंसिपल या फिर इस थ्योरी की वजह से मतलब आप बच्चे में, स्टूडेंट में वो व्यवहार ला सकते हैं जो कि आप लाना चाहते हैं। आपने जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बिहेवियर ला सकते हो। तो इससे क्या है कि आप एक तरीके से आप मोटिवेट करते हो उसको वो काम करने के लिए जो आप करवाना चाह रहे हो। आप आराम से उसको, ऐसा होता है ना कि हमें किसी से कोई काम कराना है, मैंने उसको कोई लालच दिया और वो काम करने होता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे क्लास का सबसे शैतान बच्चा होता है, हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, मैं उसको एक रीइंफोर्स करती हूँ कि यार वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छे से क्लास को मेंटेन किया, खड़ा किया, बच्चा क्लास का ध्यान रखना, क्लास में शोर ना आए या फिर डिसिप्लिन रहे। उसने वो किया, बाद में मैंने उसके लिए उसको रीइंफोर्स किया, वेरी गुड बोला। अब नेक्स्ट टाइम मैंने उसके बिहेवियर में चेंज ला दिया है कि वो धीरे धीरे लापरवाह बच्चे से समझदार बच्चा और बहुत ही जिम्मेदार बच्चा बन गया। तो यानी कि ये जो रीइंफोर्स करने वाली जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे आप जो व्यवहार चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो, वो लाने में हेल्पफुल होती है। इस क्रिया में या इस वर्क में, इस एक्टिविटी में तुरंत ही आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे देना चाहिए। देर से देने में इसका प्रभाव कम हो जाता है, इसका इफ़ेक्ट वो नहीं आता जो कि होना चाहिए। अब आप तैयार हो, आपने अच्छे से मेकअप किया, अच्छे से कपड़े पहने हैं, कुछ भी किया है, और उसके बाद आप कहीं जा रहे हो, किसी पार्टी में किसी लोगों से मिल रहे हो, किसी ने आपकी तारीफ़ नहीं की, सबने आपको देखा, तारीफ़ नहीं करी, और फिर 1-2 महीने बाद वापस मिलने पे अरे तुम उस दिन बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, तो अब आपके लिए उस तारीफ़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बिकॉज जब आपको मिलनी चाहिए थी तारीफ़ तुरंत, तो आप नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को दोबारा से करते, वैसे तैयार होते, या फिर दोबारा कोशिश करते कि हाँ मैं वैसा करूँगी। लेकिन आपको वो चीज़ ना मिलने पे आपने उस चीज़ को वहीं पर उसको आगे उससे कुछ सीखा नहीं कि वैसा आपको करना है नहीं करना है, तो वो आपके लिए वैल्यू नहीं करता। इस सिद्धांत के थ्रू, इस थ्योरी के थ्रू हम बच्चों में वो व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, बिहेवियर चेंज कर सकते हैं जो कि हम चाहते हैं। इस थ्योरी को बहुत अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है। इसके अन्य नाम जो आपको एग्जाम में लिखे हुए आ सकते हैं, आपको पहचानने होंगे। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत यानी कि एक्टिव या फिर कॉन्टिन्यूस ऑपरेंट थ्योरी। अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत यानी कि वही ऑपरेंट्स जो है आपकी ऑपरेंट स्टिमुलस थ्योरी, या फिर इसको आप रिस्पॉन्ड स्टिमुलस थ्योरी बोलते हैं, आरएस थ्योरी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अगेन स्किनर ऑपरेंट थ्योरी। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत या साधनात्मक अनुबंधन, या इसको स्किनर बॉक्स का एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो
आपको समझ में आ गया होगा कि पावलोव और स्किनर में डिफरेंस क्या है। पावलोव ने पहले बोला कि पहले स्टिमुलस दिया जाता है, तब हम उसके थ्रू जो रिस्पॉन्ड करते हैं उसके अगेंस्ट, वो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग, वो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, यानी किसी से बंद कर कोई काम होना। और क्योंकि यहाँ पर आप किसी चीज़ के लालच में कोई काम नहीं कर रहे हो, आप फ्रीली एक्टिविटी कर रहे हो और उसके रिस्पॉन्ड में आपको कुछ मिल जा रहा है, तो ये आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। आप मतलब एक जो भी कर रहे हो उसके रिवॉर्ड में आपको कुछ मिल रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस। एक इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको दोनों में डिफरेंस बता दूंगी कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें अगर आपको कहीं भी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।